हाय गाइस, वेलकम टू इन्वेस्टिंग विद धन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क के बारे में बताऊंगा जिसको मैं बोलता हूं द CGA फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क की मदद से आप लॉन्ग टर्म में एक ऐसे इन्वेस्टर से ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाओगे जिसने हो सकता है आपके साथ ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की हो और इनिशियल फेजेस से ही वो आपसे ज्यादा शायद SIP में इन्वेस्ट कर रहा हो। स्टिल लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में आपको उससे काफी बड़ा एडवांटेज मिलेगा। अब मेरे इस फ्रेमवर्क को बनाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है कि कैसे एक नॉर्मल इन्वेस्टर जो कि हर मंथ 50-60 हज़ार रुपए या फिर लाख रुपए की SIP नहीं कर सकता, वो भी एक लिमिटेड टाइम में अपने लिए एक सिग्निफिकेंट वेल्थ कमा पाए, जिस वेल्थ को वो टाइम रह के यूज़ भी कर पाए। बिकॉज़ कई बार वीडियोज़ में आपको बताया जाता है कि कैसे इतने की अगर आप SIP करते हो, तो आप 40-50 साल बाद करोड़ों रुपए बना लोगे। बट द प्रैक्टिकैलिटी इज़ कि उतने टाइम बाद आप एक्चुअली में उस वेल्थ का कोई भी यूज़ नहीं कर पाओगे। सो हमारा ये वीडियो एक कंप्लीट डिफरेंट वीडियो होने वाला है, जो कि आपको इन्वेस्टिंग का ही एक दूसरा पर्सपेक्टिव देगा एंड आई एम श्योर आपको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा विदाउट स्किपिंग एंड ऑल्सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तभी वीडियो के एंड में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज ये आपके लिए तो फ्री है बट ये हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो इस फ्रेमवर्क का नाम मैंने जैसे आपको बताया था, इट्स अ CGA फ्रेमवर्क विच स्टैंड्स फॉर कोर ग्रोथ एंड अल्फा फ्रेमवर्क। यानी इसमें हम केवल 3 टाइप ऑफ फंड्स को सिलेक्ट करेंगे और उनको हम 3 डिफरेंट कैटेगरीज में रखेंगे। एक फंड आपके लिए कोर पोर्टफोलियो का काम करेगा, जो कि आपके पोर्टफोलियो को मार्केट्स के जो मूवमेंट है उससे इनलाइन रखेगा और मार्केट से अगेन थोड़ा आपको आउट परफॉर्म करने की ट्राई करेगा। दूसरा फंड आपकी इन्वेस्टमेंट इंडिया की प्रूवन ग्रोथ स्टोरीज में करेगा और थर्ड फंड का काम है कि ये हर कुछ सालों में आपको एक ग्रेटर अल्फा जनरेट करके दे। और इन तीनों ही फंड के कंपैरिजन से हम इस पोर्टफोलियो को बनाएंगे, यानी केवल 3 फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे, ना कि 6 टू 7 फंड्स जो कि आपको डिफरेंट बताए जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मोर इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि किस तरीके से हम इन फंड्स को सिलेक्ट करेंगे। द रीजन इज सिंपल। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का, तो हम सभी को इसकी ग्रोथ स्टोरी के बारे में पता है कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ये वन ऑफ द आउट परफॉर्मिंग फंड्स में से एक रहा है और इंडिया की ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फंड इसी वजह से ही है। बट डू यू नो कि मार्केट में किसी भी पॉपुलर फंड के पीछे एक चीज आपको कॉमन देखने को मिलेगी कि उसके कुछ साल की ऐसी एक्सेप्शनल ग्रोथ स्टोरी वो प्रोजेक्ट करता है, जिसके चलते उसके पास रिटर्न्स की जो ओवरऑल ट्रायजेक्टरी है वो चेंज हो जाती है और मार्केट में वो इतना पॉपुलर हो जाता है। सेम चीज हमने पराग पारिक के केस में भी देखी, जहां पर जून 2022 के केस में उस ड्यूरेशन में इस फंड का जो टोटल AUM था वो केवल 22,000 करोड़ का था। बट अगर आप जून 2025 तक आते हुए देखोगे, यानी इन 3 इयर्स में इस फंड का AUM 5x से ग्रो हो जाता है, बिकॉज इस ड्यूरेशन में फंड ने एक्सेप्शनल ग्रोथ दिखाई इन द टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। और उसी ड्यूरेशन के बाद से ये फंड मार्केट में इन्वेस्टर्स का इतना पॉपुलर फंड बन गया, जिसके चलते अगर आज आप इस फंड का सिचुएशन देखोगे तो इसका करंट AUM जैसे मैंने आपको बताया 1,40,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। बट व्हाट मोस्ट इन्वेस्टर्स डोंट रियलाइज कि अब इस AUM के बाद ये फंड फ्लेक्सी कैप होने के बावजूद अपनी मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट केवल लार्ज कैप्स में ही कर रहा है, बिकॉज इतने बड़े AUM का 1% भी वो मिड कैप या स्मॉल कैप्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज उनके केस में इतनी लिक्विडिटी ही प्रेजेंट नहीं रहती। तो हमारा काम है कि एक्सेप्शनल ग्रोथ वाले फंड्स को हम उस टाइम पीरियड के पहले पकड़ें जब वो उस एक्सेप्शनल ग्रोथ को शो कर रखे हों। और इसके लिए हमें क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, बट हमें ये देखना है कि क्या वो फंड साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़े तो नहीं है और वो उस क्वालिटी को रखते हैं अपने साथ या नहीं, कि वो आगे चल के एक अच्छे डोमिनेटिंग फंड बन पाएँ। अब इस चीज़ को लेके यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ मैं किसी फंड का आपको नाम लूँ, वो केवल एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ कि क्या फ्रेमवर्क आपको यूज़ करना है एक फंड को चूज़ करने के लिए, और यहाँ हम किसी फंड की बाय या सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहे। तो अगर आप कोई भी फंड सेलेक्ट करते हो तो प्लीज़ उसको अपनी एनालिसिस के बेसिस पर ही सिलेक्ट करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने फ्रेमवर्क के फर्स्ट स्टेप से, जहाँ पर अपने कोर पोर्टफोलियो या फिर कोर फंड के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, कोर फंड का काम है, जैसे मैंने आपको बताया, कि आपके ओवरऑल रिटर्न्स को मार्केट से इनलाइन रखे। अब कोर फंड का जो पोर्शन है वो अपने टोटल पोर्टफोलियो के वेटेज का हम 50% रखेंगे, जिसमें हम यूज करेंगे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का। ना ही इंडेक्स फंड, ना ही लार्ज कैप फंड, फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप क्यों? देखिए, नॉर्मल इंडेक्स फंड अगर आप बात करो तो लॉन्ग टर्म में निफ्टी 50 ने इंडियन मार्केट्स में 12 to 13% के रिटर्न्स दिए हैं। और अगर आप बात करोगे फ्लेक्सी कैप की, तो उसमें आपको लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों ही कैटेगरी देखने को मिलती है। तो अगर हम एक अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड को सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये हमें एटलीस्ट इतनी स्टेबिलिटी दे सकता है कि आपको मार्केट के इन लाइन यानी 13% के रिटर्न्स तो मार्केट से मिल ही जाए। और इसके लिए हम लार्ज कैप्स इसीलिए नहीं चूज कर रहे हैं, बिकॉज जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम से मार्केट में अभी अगर आप देखोगे तो लार्ज कैप्स में कोई भी रिटर्न्स हमें देखने को नहीं मिले हैं। तो ऐसे ही मार्केट में डिफरेंट फेजेस होते हैं। जब मार्केट में एक पूरी कैटेगरी वर्क नहीं करती, तो उस ड्यूरेशन से आपने मार्केट से इस चीज़ को फैक्टर इन कर पाओ, इसके लिए फ्लेक्सी कैप ज़्यादा बेटर कैटेगरी है। अब इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे डिफरेंट होगा, चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमारी लिस्ट में आपको वो सारे ही फंड्स देखने को मिल रहे हैं जो कि इंडिया के फ्लेक्सी कैप स्पेस में लिस्टेड है, और जो कि टोटल अगर आप फंड की लिस्ट देखो तो 45 फंड्स इस लिस्ट में निकल के आते हैं, जिनकी सब कैटेगरी फ्लेक्सी कैप है, सारी ग्रोथ प्लान में है, AUM इनका मेंशन है, 3 इयर्स के CAGR रिटर्न्स मेंशन है, एक्सपेंस रेशियो मेंशन है, 3 इयर्स के एवरेज एनुअलाइज्ड रोलिंग रिटर्न मेंशन है जो कि इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वोलेटिलिटी मेंशन है,
सब कैटेगरी के रिटर्न मेंशन है अगेंस्ट 5 इयर्स और रिटर्न्स वर्सेस सब कैटेगरी के रिटर्न्स मेंशन है अगेंस्ट 3 इयर्स। पी रेशियो, अल्फा और सॉर्टिनो रेशियो। अब इन रेशियो में क्या-क्या इंपॉर्टेंट है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला आता है हमारा इंपॉर्टेंट है जो वोलेटिलिटी इंडेक्स। अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि वोलेटिलिटी का कितना बड़ा रोल रहता है आपके ओवरऑल रिटर्न्स को ड्रैग डाउन करने में, जितना कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को रियलाइज़ भी नहीं होता। लेट्स सपोज़ एक जो फंड है, उसका जो रिटर्न है वो फर्स्ट ईयर में आपको 50% का देखने को मिलता है। यानी आपकी ₹100 की इन्वेस्टमेंट ₹150 हो गई 1 ही साल के अंदर। बट सेकंड ईयर में उसमें आपको 33% का ड्रॉप देखने को मिला। 33% ड्रॉप का मतलब है कि वो ₹150 सेकंड ईयर में वापस से ₹100 हो गए। यानी इन 2 सालों में आपने फंड में कोई भी पैसा नहीं कमाया। बट अगर आप फंड्स के रिटर्न्स का इंडेक्स देखोगे, तो 50 माइनस 33 निकल के आएगा क्लोज टू 17%। और जो कि रिटर्न्स आपको अगर आप 2 इयर्स का एवरेज रिटर्न ऑफ फंड का डेटा में देखोगे, तो वो 8.5% आपको दिखाएगा। यानी डेटा में तो 8.5% रिटर्न्स है 2 साल में, बट एवरेज इन्वेस्टर और एक्चुअल इन्वेस्टर को कोई भी रिटर्न्स नहीं मिली। तो इस तरीके से ज़्यादा वोलेटिलिटी होने से जो लॉन्ग टर्म में फंड है वो आपके रिटर्न्स को ड्रैग डाउन करता है और वो चीज़ आपको कभी भी फंड के जो नंबर्स है उसमें देखने को नहीं मिलेगी। तो इसीलिए वोलेटिलिटी को हम ध्यान में रखेंगे कि फंड की बहुत ज़्यादा ना हो। सेकंड चीज़ हमने उसका जो रिटर्न्स है उसको उसके सब कैटेगरी के रिटर्न से कंपेयर किया है इन 5 इयर्स और 3 इयर्स की ड्यूरेशन में। ये ज़रूरी क्यों था कि लास्ट 2 टू 3 इयर्स में हमें इंडियन मार्केट्स में कोई भी रिटर्न्स देखने को नहीं मिले और इवन 5 इयर्स के बेस पे भी इस पे जो ओवरऑल फंड्स के रिटर्न्स है उस पे इम्पैक्ट पड़ा होगा इस पूरे अंडर परफॉर्मेंस की साइकिल का। तो इसमें हम देखेंगे कि इस ड्यूरेशन में जो पूरे ही इंडेक्स के रिटर्न्स रहे हैं या फिर जो कैटेगरी के रिटर्न्स रहे हैं उसके कंपैरिजन में इस फंड ने कैसी परफॉर्मेंस दी है, जो कि हमें एक्चुअल आइडिया देगा कि उस फंड का जो क्वालिटी है वो कैसा है। अदर देन दिस हम पी रेशियो देखेंगे, जहाँ पर उस फंड की वैल्यूएशन हम देखेंगे, अल्फा उसने कितना जनरेट किया है अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट और लास्टली हम देखेंगे सॉर्टिनो रेशियो कि जितने उसने रिटर्न्स दिए हैं, उसने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स किसने दिए हैं, कितने दिए हैं, यानी जितना रिस्क आप उस फंड में इन्वेस्ट करके उठा रहे हो, उसके अगेंस्ट आपको कैसे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। सो इसको अगर आप पूरे प्रोसेस को रन करोगे, तो पहले स्टेप में सबसे पहले ऐसे फंड्स को हटा देंगे, जिनको अभी 5 इयर्स नहीं हुए हैं कंप्लीट रन करते हुए। बिकॉज़ ऐसे जो फंड्स हैं, वो हमें प्रॉपर रिटर्न्स का डेटा नहीं देते। बिकॉज़ हो सकता है लास्ट 2 से 3 सालों में किसी फंड ने जो रिटर्न्स है, वो अच्छे दे दिए हों। तो हम केवल 3 इयर्स के बेस पे इसको डिसाइड ना करते हुए 5 इयर्स का मिनिमम इंडेक्स लेंगे और हम ऐसे फंड्स को हटा देंगे, जिन्होंने 5 इयर्स नहीं किए हैं कंप्लीट। तो सबसे पहले हमने आप देख सकते हो उन सबको मार्क कर दिया है रिटर्न्स वर्सेस 5 इयर्स के रिटर्न्स की कैटेगरी में और इन सबको हमने नेक्स्ट ही स्टेप में एलिमिनेट कर दिया है। हमारे 45 जो फंड्स थे वो बच के आज के टाइम 24 बच गए हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द फंड्स जो थे उन्हें 5 इयर्स कंप्लीट नहीं किए थे। अब इसके बाद आता है हमारे एयूएम इंडेक्स। अब देखिए एयूएम में जैसे मैंने आपको पराग पारी के केस में बताया, हमें ये नहीं देखना कि एयूएम बहुत ज़्यादा हो, पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि कहीं बहुत कम एयूएम तो नहीं है। बिकॉज़ एक फंड जो नया मार्केट में आया है और उसका एयूएम कम है, तो जनरली वो ज़्यादा रिस्क लेता है। बिकॉज़ उसका फोकस यही है कि अगर मैंने ज़्यादा रिस्क लेके अगर अच्छे रिटर्न जनरेट कर दिए, तो ज़्यादा इन्वेस्टर उन रिटर्न्स को देख के उसको ग्रैब कर लेंगे। तो ऐसे में कम एयूएम वाले फंड काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम रहता है। तो अगर गलती से हाई रिवॉर्ड मिल गए, तो ये आपको क्लैरिटी नहीं देता कि ये फंड की क्वालिटी भी अच्छी है। हो सकता है उसने कोई एक्सपेंसिव गैम्बल किया हो। ऐसे में एयूएम के केस में 2000 करोड़ मान के चलते हैं कि इससे नीचे के सारे ही फंड्स हम मार्क कर देते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो, उसको हमने एलिमिनेट कर दिया। अगेन 24 फंड्स में से 20 फंड्स हमारे बचे। इसके बाद हमारा जो अगला पैरामीटर आएगा वो आएगा वोलेटिलिटी का, जैसे हमने बात करी थी। इस फंड के केस में या फिर इस कैटेगरी के केस में हम एवरेज वोलेटिलिटी अगर देखें, तो वो वोलेटिलिटी हमें 14% तक की देखने को मिल रही है। तो ऐसे में हम वो फंड जो सारी 14 से ऊपर की वोलेटिलिटी रखते हैं उनको मार्क कर लेंगे। जैसे आप देख पा रहे हो 3 कैटेगरी में 3 फंड्स आ रहे हैं, हमने उनको मार्क कर लिया। अगेन हमारे नेक्स्ट स्टेप में हमने उनको एलिमिनेट कर दिया। अगेन फंड्स बचे 17। 17 भी काफ़ी बड़ा डेटा है, तो अब हम आएँगे सॉर्टिनो रेशियो पे, जो कि हमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बताता है। सॉर्टिनो रेशियो केस में हम ऐसे फंड्स को मार्क कर लेंगे या फिर ऐसे फंड्स को देखेंगे जिन्होंने सेट सॉर्टिनो रेशियो वाइज सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जो कि हमें बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बताता है। तो मैंने यहाँ पर सॉर्टिंग के रूल पे गया और मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया इस पूरी रो को। तो एज यू कैन सी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के बाद सबसे ज़्यादा सॉर्टिनो रेशियो इसका था, वो टॉप पे रहेगा और नीचे तक खराब आएगा। तो नीचे वाले जो नेगेटिव है वो तो हमें देखने ही नहीं है। टॉप 4 टू 5 जो इनका एक्चुअल में पॉजिटिव सॉर्टिनो रेशियो है, यानी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है, उनको हम देखते हैं। उसमें भी अब इनमें से अगर आप प्रॉपर फंड सेलेक्ट करना चाहते हो, तो आपको सॉर्टिनो रेशियो के साथ-साथ कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा। जैसे कि उस फंड का अल्फा भी अगर आप सॉर्टिनो रेशियो के साथ-साथ देखोगे, इनके केस में इनका अल्फा भी काफ़ी ज़्यादा है बाकी फंड से कंपैरिजन में। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर आप अदर फैक्टर्स देखोगे, लाइक वोलेटिलिटी, सब कैटेगरी रिटर्न्स के वर्सेस इनके एक्चुअल रिटर्न्स और 5 इयर्स और 3 इयर्स, उस सब में ही बाकी फंड के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा बेटर करते हुए देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि सीएजीआर रिटर्न्स वगैरह में तो ये आगे हैं ही, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनका एयूएम 2400 करोड़ का है, विद ऑल दोज क्वालिटीज जो कि एक अच्छे फंड्स में होती हैं।
और यहाँ पर आप देखोगे, जैसे मैंने आपको पराग पारेख का भी एग्जाम्पल दिया था, तो सबसे नीचे आपको पराग पारेख का नाम देखने को मिलेगा, जिनका एयूएम 1,40,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। और इसी वजह से अगर आप फंड के पिछले कुछ टाइम में रिटर्न्स वगैरह का ग्राफ देखोगे, तो लास्ट 3 ईयर्स में 15% का सीएजीआर रिटर्न्स है, जो कि आपको केवल इसीलिए देखने को मिल रहा है अच्छा, बिकॉज उससे पहले के रिटर्न्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। पर अगर आप रीसेंट रिटर्न्स की बात करोगे, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स दिखाता हूँ। सबसे पहले वोलेटिलिटी देखिए, ज़्यादा 8% की आपको वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। रीज़न सिंपल सा है कि 8% की वोलेटिलिटी इसीलिए है कि ज़्यादा ये लॉन्ग लॉन्ग टर्म में जो लार्ज कैप्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनके साइज़ की वजह से। अदर देन दिस आपको रिटर्न्स वर्सेस सब कैटेगरी के रिटर्न्स में भी इनका जो नंबर है, वो आपको जो ये वाला पर्सनल बैंक ऑफ इंडिया का फंड है, इससे कंपैरिजन में काफ़ी नीचे देखने को मिलेगा। और अल्फ़ा की अगर आप बात करोगे, तो मार्केट से कंपैरिजन में उन्होंने नेगेटिव अल्फ़ा जनरेट किया है। और यही मैं आपको बता रहा था कि जो फंड ऑलरेडी हीरो बन चुका है, ज़रूरी नहीं है उसी तरीके की परफॉर्मेंस वो आपको आगे भी डिलीवर करे। आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि ये फंड खराब हो गया, नहीं। अब इसको इसमें अगर कोई पर्सन इन्वेस्ट करता है, तो वो उसका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होना चाहिए, और पहले जैसी परफॉर्मेंस अगर एक्सपेक्ट कर रहा है, तो शायद वो इधर आपको देखने को ना मिले। अब इसके बाद आते हैं हमारे कोर के बाद हमारे अगले फंड पे, जो कि हमारा ग्रोथ ओरिएंटेड फंड होने वाला है। और इस फंड में हम एक मिड कैप फंड्स को सिलेक्ट करेंगे, जो कि हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो का 30% होल्डिंग रखेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि ग्रोथ फंड में हम स्मॉल कैप्स को क्यों नहीं रख रहे हैं, बिकॉज उनमें तो ग्रोथ सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। ट्रू, यहाँ पर आपको रीसेंट टाइम्स में तो ऐसा ही लगेगा, बट अगर आप लास्ट 5 ईयर्स से 20 ईयर्स तक का डेटा देखोगे ना, तो कंसिस्टेंसी और रिटर्न्स के मामले दोनों में ही मिड कैप्स ने स्मॉल कैप्स को आउट परफॉर्म किया है। रीजन इज सिंपल, मिड कैप्स के केस में आपको बेटर लिक्विडिटी देखने को मिलती है, बेटर गवर्नेंस देखने को मिलती है, और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिलता है बिजनेस। तो यहाँ पर ग्रोथ के लिए हम ऑलरेडी 30% रखेंगे मिड कैप्स का। इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया को भी कुछ हम सिमिलर ही रखेंगे, जहाँ पर हम बहुत बड़े फंड्स को अवॉइड करेंगे, बट यू विल गो विथ लिटिल बिट स्मॉलर बट क्वालिटी फंड्स। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ग्रोथ ओरिएंटेड फंड में मिड कैप्स की पूरी लिस्ट देख लेते हैं, जिसमें टोटल लिस्ट में हमें क्लोज टू 37 फंड्स लिस्टेड देखने को मिल रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में करेंटली। इसके बाद बात करते हैं हम हमारे पैरामीटर्स की, तो वही सेम पैरामीटर्स हैं जो कि हमने फ्लेक्सी कैप के केस में रखे थे। इस सिलेक्शन प्रोसेस को अगर हम स्टार्ट करें, अगेन सबसे पहले हम देखेंगे वो सारे फंड जिन्होंने 5 ईयर्स कंप्लीट नहीं किए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं येलो कलर से मार्क है वो सारे फंड जिनके 5 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। सबको हमने मार्क किया और हमने अगले स्टेप में एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेशन के बाद हमारे फंड्स की लिस्ट बची 25 फंड्स की। अगेन अगला स्टेप आता है एयूएम वाइज, जो बहुत छोटे फंड हैं उनको अगेन हम हटा दें, बिकॉज सेम रीज़न कि छोटे फंड में अग्रेसिव ग्रोथ हो सकता है देखने को मिले, पर ये उसके फंड मैनेजर की एक्चुअल क्वालिटी आपको नहीं बताता। तो एयूएम जो छोटा है जिनका 2000 करोड़ से, उन सबको हमने मार्क किया पहले सॉर्ट करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और फिर हम उसको नेक्स्ट स्टेप में एलिमिनेट कर देंगे। इसके एलिमिनेशन के बाद भी अब हम आता है हमारे अगले स्टेप पे। अगले स्टेप में अगेन हमारा सिंपल क्या आ जाता है, वोलेटिलिटी वाला इंडेक्स। वोलेटिलिटी के बेसिस को हम फंड्स को सॉर्ट करते हैं हायर टू लोअर, जिसमें सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी अगर आप देखोगे तो इन 4 फंड्स की देखने को मिल रही है, और 15 से लेके बाकी 13 तक वोलेटिलिटी बाकी एवरेज आपको बाकी फंड में देखने को मिल रही है। तो इन चारों फंड्स को हमने सिलेक्ट कर लिया, अगेन अगले स्टेप में एलिमिनेट कर दिया। अब हमें बचते हैं टोटल 17 फंड्स। अगेन लिस्ट ज़्यादा है, तो हमारे लास्ट स्टेप पे हम जाएंगे, जहाँ पर हम वोलेटिलिटी के केस में अगेन सॉर्टिनो रेशियो को देखेंगे। सॉर्टिनियो रेशियो के अकॉर्डिंग अगर आप देखो, तो अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अगेन लगाओ सॉर्टिनियो रेशियो को, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको हम लगाते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग सॉर्टिनियो रेशियो सबसे ज़्यादा निकल के आता है हमारे महिंद्रा मैन्युलाइफ फंड का। अगेन इसके बेस पे केवल हम डिसाइड नहीं कर सकते, इसके साथ साथ अगर हम अल्फा कंपेयर करें, तो अल्फा आपको इसका 3 देखने को मिल रहा है। इसी कंपेरिजन में एक और फंड का अल्फा 3 है, जहाँ पर आप देख सकते हो, पर इसका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको कंपेरेटिवली कम देखने को मिल रहा है। अदर पैरामीटर्स पे अगर आप देखो, तो देख सकते हैं रिटर्न्स वर्सेस सब कैटेगरी रिटर्न्स फॉर 3 ईयर्स, वो भी आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है हमारे महिंद्रा वाले फंड का, बिकॉज अगेन सोर्टिनो रेशियो आपको यही एक एक्चुअल पिक्चर एक फंड की बताता है, ना कि उस इंस्टेंस में ग्रेटर रिटर्न्स की। अगेन अगर आप अदर पैरामीटर्स के बेस पे कंपेयर करोगे इसी फंड को, तो अगर आप देखो, तो रिटर्न्स वर्सेस सब कैटेगरी रिटर्न्स ऑफ 5 ईयर्स के बेसिस पे ही महिंद्रा ने आउट परफॉर्म किया है। वोलेटिलिटी इंडेक्स में थोड़ा ज़्यादा महिंद्रा का वोलेटिलिटी है। रोलिंग रिटर्न्स के बेस पे अगेन जो हमने फर्स्ट सेलेक्ट किया है फंड, उसने आउट परफॉर्म किया है। और एक्सपेंस रेशियो वगैरह फैक्टर में भी इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0 है, और उस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो वो आपको देखने को मिल रहा है। एयूएम की बात अगर आप करोगे, तो एयूएम के केस में क्लोज टू 4000 करोड़ का एयूएम आपको राइट नाउ महिंद्रा का देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप इस फंड का कंपेयर करोगे एयूएम, तो वो 32,000 करोड़ का है, उसका नाम है एक्सिस मिड कैप फंड। तो यहाँ पर अगेन इन्हीं पैरामीटर्स की मदद से यहाँ पर ये जो चॉइस है वो हमें बाकी सारे फंड से क्वालिटी वाइज अच्छी देखने को मिल रही है। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इस तरीके से हम उसको सॉर्ट करेंगे। अब यहाँ पर लेट सपोज आपने एक फंड को सिलेक्ट कर लिया, तो इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको इस फंड से रिगार्डिंग देखने को मिलती है धन ऐप पे। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप धन की म्यूचुअल फंड सेक्शन में जाओगे, तो लेट सपोज हम सेम फंड को सिलेक्ट करते हैं,
महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड। इसे केस में सबसे पहले फंड के ओवरव्यू में आपको फंड की बेसिक डिटेल्स देखने को मिल जाएगी विद वन इंटरेस्टिंग डिटेल्स, जहाँ पर फंड में जो बड़े बड़ी रेटिंग फर्म्स होती है लाइक मॉर्निंग स्टार और वैल्यू रिसर्च, उनकी रेटिंग दे रखी होती है एंड अदर सारी डिटेल्स आपको इस सेक्शन में देखने को मिलेगी। बट हमारे काम की चीज़ आपको देखने को मिलेगी आउट परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में और होल्डिंग वाले सेक्शन में। वो कैसे? सबसे पहले आप होल्डिंग वाले सेक्शन में जाइए और फंड के केस में उसकी होल्डिंग देखिए। जैसे कि इस फंड ने लगभग 3% मैक्सिमम होल्डिंग रख रखी है एक स्टॉक में। फिर उसके बाद जाके आउट परफॉर्मर्स वाले सेक्शन में ये देखिए कि क्या जो उन्होंने टॉप होल्डिंग्स रख रखी हैं, उन्हीं का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर और 6 मंथ के केस में फंड की आउट परफॉर्मेंस के पीछे। अगर वही सेम स्टॉक्स आपको 6 मंथ्स, 1 ईयर और 3 ईयर के केसेस में आउट परफॉर्मेंस दिला रहे हैं उस फंड के केस में, तो इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं कि हर स्टॉक के केस में, क्योंकि साइकिल चेंज होती है 3 से 4 साल बाद, तो उन स्टॉक के केस में भी साइकिल टर्न होंगी। और अगर उन्हीं पे स्टॉक ज़्यादा फंड ज़्यादा डिपेंड है इन टर्म्स ऑफ वेटेज और परफॉर्मेंस, तो उनकी अंडर परफॉर्मेंस के बाद फंड की परफॉर्मेंस में भी बड़ा ड्रॉप हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको चेक करनी है, जो कि आपको धन के डैशबोर्ड पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो अभी जाइए धन को चेकआउट करिए, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नाउ कमिंग टू आवर थर्ड कैटेगरी, जो कि हमारे अल्फा फंड होंगे, जिसमें आइए स्मॉल कैप कैटेगरी फाइनली। अब स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर आप देख सकते हो, तो टोटल आपको यहाँ पर 37 फंड्स की लिस्ट देखने को मिलेगी। इन 37 फंड्स में से सारे ही फंड्स का एयूएम और सेम सारी कैटेगरी मेंशन है, जो कि इससे पहले वाली कैटेगरीज में हमने देखा है। सबसे पहले अगेन सिमिलर प्रोसेस हम करेंगे। अगले स्टेप में पहले हमने सॉर्ट करा ऐसे सारे ही फंड्स को जो कि रिटर्न वर्सेस सब कैटेगरी ऑफ 5 ईयर्स में 5 ईयर्स पूरे नहीं किए हैं, और फिर सॉर्ट करने के बाद हमने उन सबको मार्क किया और अगले स्टेप में एलिमिनेट कर दिया। अगेन अगला स्टेप आता है वॉलेट, जहाँ पर हमें उस फंड के एयूएम को चेक करना है। इसी केस में बिकॉज स्मॉल कैप फंड है, तो हम 2000 करोड़ तक के एयूएम को अगेन यहाँ पर मेंशन रखेंगे, और इससे पहले वाले फंड को हमने मार्क कर दिया, जिसमें एक ही फंड की लिस्ट आई और उसको हम रिमूव कर देंगे। अदर आता है वोलेटिलिटी का इंडेक्स। वोलेटिलिटी बिकॉज स्मॉल कैप में ज़्यादा होती है, तो इधर हमें वोलेटिलिटी का ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो ऐसे केस में जिस भी फंड की वोलेटिलिटी 16.5 से ज़्यादा है, उसको हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। सबको हमने मार्क किया, पहले सबको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके वोलेटिलिटी के बेसिस पे, और इनको हमने जब रिमूव किया तो हमारी फाइनल लिस्ट बनती है क्लोज टू 16 फंड्स की। अब 16 फंड्स के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो राइट हैंड साइड पे हमने यहाँ पर दो फंड्स को आपस में कंपेयर किया है। पहले तो समझते हैं वो ऐसा क्यों। सबसे पहले तो इन फंड्स को भी बाकी फंड्स की तरह ही हमने इनके सॉर्टिनो रेशियो है उसके बेस पे ही फिल्टर आउट किया है। सबसे ज़्यादा सॉर्टिनो रेशियो इसका है वो टॉप पे है, इंपॉर्टेंस हम देख चुके हैं सॉर्टिनो रेशियो की, और इसी तरीके से लोअर फंड्स है। बाकी फंड्स के केस पे अगर आप देखोगे तो भले इनके सॉर्टिनो रेशियो के साथ साथ अल्फा ज़्यादा है, यानी 6.8 का, 6.3 का, बट इनके केस में प्रॉब्लम एक आपको देखने को मिलेगी कि जब आप इनको रिटर्न्स वर्सेस सब कैटेगरी के रिटर्न्स देखोगे आप 3 ईयर्स एंड रिटर्न्स वर्सेस सब कैटेगरी का डेटा देखोगे आप 5 ईयर्स, तो इसमें इन दोनों ही कैटेगरी में ये उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। और अगर आप चारों ही फैक्टर्स को लो, यानी पीई रेशियो, रिटर्न्स वर्सेस सब कैटेगरी इन 3 ईयर्स, 5 ईयर्स और अल्फा, तो इन चारों का बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको क्वांट्स में देखने को मिलेगा और यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर थोड़ा और डेटा अगर आप देखो तो एयूएम के मामले में भी ये जो फंड है वो काफ़ी ज़्यादा नियर है दोनों एक दूसरे के, बट एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस आपको देखने को मिलता है पी रेशियो में, जहाँ पर पहले फंड का पी रेशियो 29 का है यानी क्वांट का, और अदर फंड यानी बंधन का पी रेशियो 18 का है। अब यहाँ पर पी रेशियो का सिंपल सा मतलब ये नहीं है कि एक फंड अंडर वैल्यूड है दूसरा ओवर वैल्यू, बिल्कुल भी नहीं। ये बता रहा है कि जिस तरीके की कंपनी से बंधन ने इन्वेस्ट किया है वो काफ़ी ज़्यादा डीप वैल्यू कंपनीज है, और बाकी जो दूसरा फंड है उसने ज़्यादा मोमेंटम ड्रिवन कंपनी में इन्वेस्ट किया है और उनके ज़्यादा अंडर वैल्यूड होने पर उसने फोकस नहीं किया है। अब यहाँ पर हमने फंड सिलेक्शन और उनके रेशियोज के ऊपर डिस्कस कर लिया कि क्या पोर्टफोलियो में आपको रखना चाहिए, बट ऐसा हमने क्यों डिसाइड किया, अब उन नंबर्स पे हम बात करते हैं। तो देखिए अगर आप लास्ट 10 ईयर्स के फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के डेटा को देखोगे कि इन तीनों इंडेक्स में जो फंड्स हैं उन्होंने किस तरीके के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं, तो फ्लेक्सी कैप ने 13 to 14% की सीएजीआर रिटर्न्स डिलीवर की हैं, मिड कैप ने 16 to 18% की, और इंटरेस्टिंगली स्मॉल कैप जहाँ पर लोगों को लगता है कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए होंगे, इसमें मिड कैप के कंपैरिजन में इक्वली रिटर्न्स दिए हैं 16 to 18% सीएजीआर, पर इसमें इंटरेस्टिंगली आपको वोलेटिलिटी मिड कैप से ज़्यादा देखने को मिली। एंड इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि मिड कैप्स लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप के कंपैरिजन में अभी भी हिस्टोरिकली बेटर परफॉर्मर्स रहे हैं इन ऑल द एस्पेक्ट्स। अब यहाँ पर अगर आप जिस रेशियो में हमने डिस्कशन किया उस रेशियो में इन फंड्स को रखोगे और हम एवरेज ही रिटर्न्स मान के चले कि कोई आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको इस फंड में समवेयर बिटवीन 14.5 से लेके 16% के बीच में रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। इसको हम मान के चलते हैं एवरेज 15%, बेस केस लेके चलते हैं। अब इस पे थोड़ा सा हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन के लिए हम धन के एसआईपी कैलकुलेटर पे जाएंगे और इसमें हम सिंपल स्टेप अप एसआईपी की कैलकुलेशन उठाएंगे। स्टार्टिंग हमारी एसआईपी होगी 20,000 रुपीज़ पर मंथ से। हम 50-60,000 रुपीज़ का बहुत बड़ा अमाउंट नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर हमारे इन्वेस्टमेंट होराइजन 25 ईयर्स का रहेगा। हम 30 इवन 30 ईयर्स जो कि एक नॉर्मल होराइजन माना जाता है उसको भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं।
अदर देन दिस रिटर्न्स हम 15% के ही लेकर चल रहे हैं। हमने 16, 17 या 18% के बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं लिए, एकदम एवरेज केस जो कि टेक्निकली और नंबर्स के थ्रू प्रूवन है। अदर देन दिस हम इसमें एनुअल स्टेप अप करेंगे, वो भी कितना, केवल 8% का। 8% का, जहाँ पर इन्फ्लेशन माना जाता है 6%, तो इन्फ्लेशन से केवल 2% ज़्यादा। और इस पूरी कैलकुलेशन को करने के बाद आप देख सकते हो कि 25 ईयर्स बाद आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी 1,75,00,000 रुपीज़ की होगी और टोटल मैच्योरिटी के बाद वैल्यू 11,18,00,000 रुपीज़ होगी, जो कि टैक्सेस हटा के आपको क्लोज टू 10 करोड़ रुपीज़ का कॉर्पस बनेगा। तो यहाँ आपने देखा कि किस तरीके से आपको 10 करोड़ रुपीज़ तक के मैसिव कॉर्पस तक पहुंचने के लिए भी कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है। बस आपके पास एक राइट पोर्टफोलियो होना चाहिए विद राइट फ्रेमवर्क और केवल 3 फंड्स, एंड दैट्स ऑल यू नीड। सो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, एंड ऑल्सो डू चेक आउट धन, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। हम मिलेंगे जल्दी अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.